जापान और दक्षिण कोरिया मतलब एशिया की दो बड़ी आर्थिक ताकतें एक बार फिर से एक व्यापारिक टकराव की कगार पर खड़ी हैं। और जो खबरें आ रही हैं ना वो इशारा कर रही हैं कि एक टैरिफ बॉम्ब जैसा कुछ फट सकता है और इसके झटके शायद पूरी दुनिया महसूस करे। तो आज हम इसी उलझे हुए मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये स्थिति वाकई मतलब गंभीर है। टैरिफ बॉम्ब सुनने में थोड़ा ड्रामेटिक लगता है पर है बड़ा सीधा सा। मतलब जब देश एक दूसरे के सामान पर जवाबी कार्रवाई में भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं। अच्छा, ये असल में व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल करना है और इसका असर फिर कंपनियों से लेके हम आप जैसे आम लोगों तक सब पर पड़ता है। और जापान कोरिया का ये जो मामला है ये कोई आज की बात तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं, इतिहास में है। हाँ। खासकर वो द्वितीय विश्व युद्ध वाले दौर के। बिल्कुल, वो जो ऐतिहासिक मुद्दे हैं ना वो बार बार सामने आ जाते हैं। और हाल का जो ये तनाव है इसका एक बड़ा मोड़ आया था 2018 में। हाँ, वो कोर्ट वाला मामला। हाँ, जब दक्षिण कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जापानी कंपनियों को ऑर्डर दिया कि वो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम जो जबरन काम करवाया था उसका मुआवजा दें। अब जापान ने इसे 1965 की एक ट्रीटी का उल्लंघन माना और बस वहीं से बात बिगड़नी शुरू हो गई। और उसी के बाद फिर हमने 2019 में देखा था कि जापान ने दक्षिण कोरिया को कुछ जरूरी केमिकल्स भेजने पर रोक लगा दी थी। हाँ, जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बहुत जरूरी थे। हाँ, तो क्या उससे ही हम पहला मतलब मिनी टैरिफ बॉम्ब कह सकते हैं शायद? हाँ, कह सकते हैं। वो एक तरह का संकेत था। और अब 2025 में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये तनाव फिर से बिल्कुल पीक पर है और इस बार निशाने पर हैं सेमीकंडक्टर चिप्स और रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स, अच्छा। हाँ, दुर्लभ पृथ्वी धातुएं। ये वो चीजें हैं जिनके बिना आज की टेक्नोलॉजी आप सोचिए चल ही नहीं सकती। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, डिफेंस इक्विपमेंट सब में इस्तेमाल होती हैं ये। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जापान ने कुछ चुनिंदा कोरियाई प्रोडक्ट्स पर 40% तक टैरिफ लगा दिया। 40%। हाँ, 40%। ये बहुत बहुत बड़ा कदम है और ये दिखाता है कि जापान इस बार कितना सीरियस है। तो फिर दक्षिण कोरिया ने भी कुछ किया होगा जवाब में? हाँ, जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे। उन्होंने भी जापानी गाड़ियों पर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं। ये बिल्कुल एक क्लासिक ट्रेड वॉर जैसा दिख रहा है। दोनों एक दूसरे को आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे खेल में अमेरिका और चीन कहाँ पर है? क्योंकि ये सिर्फ दो देशों का आपसी मामला तो नहीं लग रहा, इसमें जियोपॉलिटिक्स भी तो है। निश्चित रूप से अमेरिका के लिए तो ये सिरदर्द है, सीधा सीधा। अच्छा। हाँ, क्योंकि जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही एशिया में अमेरिका के बहुत करीबी सहयोगी हैं और अमेरिका तो चाहता है कि ये दोनों मिलकर चीन का जो बढ़ता दबदबा है उसे काउंटर करें। लेकिन इनका ये आपसी झगड़ा अमेरिका की उस पूरी स्ट्रैटेजी को कमजोर करता है। और चीन, उसे तो फायदा हो रहा होगा इससे। हाँ, बिल्कुल। इसका सीधा फायदा चीन को मिलता दिख रहा है, खासकर रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में। वो कैसे? देखिए, इन मेटल्स की सप्लाई चेन पर चीन का दबदबा पहले से ही काफी ज्यादा है। अब अगर जापान और कोरिया आपस में ही उलझे रहेंगे तो अपनी जरूरतों के लिए वो शायद चीन पर और भी ज्यादा निर्भर हो जाएं। और दूसरा, एशिया में अमेरिकी सहयोगियों के बीच अगर फूट पड़ती है तो ये चीन के रणनीतिक हितों के लिए तो अच्छा ही है। ये बात तो है। हालांकि कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि शायद इसका एक उल्टा असर ये हो कि कोरियाई कंपनियां चीन पर निर्भरता कम करने के लिए नए सप्लायर ढूंढें, पर वो एक लंबी कहानी है। तो आखिर में इसका असर कहाँ पड़ेगा? मतलब आम लोगों पर क्या असर होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन पर? सबसे सीधा और शायद सबसे बड़ा असर वो ग्लोबल चिप सप्लाई चेन पर पड़ने का खतरा है। देखिए, जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही चिप बनाने की पूरी प्रक्रिया में माहिर हैं। कोई जरूरी केमिकल बनाता है, कोई मेमोरी चिप्स में आगे है। अगर इनके बीच व्यापार रुकता है या धीमा होता है तो स्मार्टफोन, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल, यहाँ तक कि गाड़ियां, ये सब या तो महंगी हो सकती हैं या इनकी कमी हो सकती है। यानी महंगाई और बढ़ सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये वैश्विक महंगाई को और हवा दे सकता है और जाहिर है ये पूरे एशिया पैसिफिक रीजन की जो व्यापारिक स्थिरता है उसके लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन क्या इसमें कोई अवसर भी हो सकता है? जैसे कुछ रिपोर्ट्स कह रही थीं कि भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए शायद ये नए निवेश लाने का एक मौका बन जाए। हाँ, एक संभावना तो है। कंपनियां शायद अपनी सप्लाई चेन को मतलब डाइवर्सिफाई करना चाहें। ये होता है जब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इस तरह का टकराव होता है तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपना रिस्क कम करने के लिए सप्लाई चेन को फैलाना चाहती हैं, एक ही जगह पर सब कुछ ना रखें। तो भारत है, वियतनाम है, ऐसे देश इसका फायदा उठा सकते हैं अगर वो सही माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएं। पर हाँ, ये रातों रात होने वाली चीज नहीं है, इसमें वक्त लगता है।
तो कुल मिलाकर एक जो ऐतिहासिक विवाद था वो अब खुलकर एक मॉडर्न ट्रेड वॉर का रूप ले चुका है। हाँ। और इसके तार ग्लोबल टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और बड़ी शक्तियों की जियोपॉलिटिक्स सबसे जुड़े हुए हैं। हाँ, ये मामला दिखाता है कि कैसे इतिहास की कड़वाहट आज की अर्थव्यवस्था और कल की टेक्नोलॉजी को सीधा सीधा प्रभावित कर सकती है। और आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि ये सिर्फ जापान और कोरिया का आपसी मुद्दा नहीं है। इसका असर, इसकी लहरें दुनिया भर में महसूस की जा सकती हैं। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या भविष्य में हमें ऐसे और क्षेत्रीय या फिर वैश्विक व्यापारिक टकराव देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सवाल शायद आने वाले वक्त में ग्लोबल ट्रेड की दिशा तय करे।